में आ चुके हैं। बीरेन जी, ये जो 2 जून की घटना है बालासोर की, इसने पूरे देश को हिला दिया, बल्कि यूं कहें कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस दुर्घटना पर गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी घटना के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसकी जवाबदेही और जांच जिस तरह से हुई और अपोजिशन रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, हादसे बहुत बड़े बड़े इस देश में हुए हैं और ये जो हादसा है ये स्वाभाविक है कि आज़ाद भारत में 5वां 6ठा बड़ा ये हादसा होगा जो उड़ीसा के बालासोर में हुआ। स्वाभाविक है कि जब ट्रेनें लड़ती हैं तो उसमें जनरल बोगी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत रिजर्वेशन वाले लोग होते हैं। रिजर्वेशन वाले लोगों की पहचान हो जाती है, जनरल वालों की पहचान नहीं हो पाती। तो जो संख्या आंकड़े आते हैं वो कहीं उससे अंतर बहुत ज़्यादा होता है। इस बात को लोग जो हादसों को जानते देखते हैं वो जानते समझते हैं। देश में रेल का ट्रैक बहुत बड़ा है, गरीब आदमी की सवारी भी रेल है, क्योंकि हर आदमी अपने कार से हाईवेज पर टोल भरकर या हवाई जहाज की यात्रा करके नहीं जा सकता। लेकिन रेल में असुरक्षा की भावना अगर आ जाएगी तो खाली रेलगाड़ी क्या माल ढोने वाली गाड़ी बनकर रह जाएगी या मनुष्य गाड़ी अब वो नहीं रहेगी, क्योंकि आदमी को ढोने वाली गाड़ी और सस्ती सवारी भारत में रेल ही है। और 300-400 किलोमीटर जाने के लिए 500 किलोमीटर हम लोग रेल का, हमें जिनके पास पैसा नहीं, हवाई जहाज में नहीं जा सकते, वो रेल से जाते हैं। तो ये बड़ी विचित्रता है कि इतने बड़े हादसे पर अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं हुई। बात आई स्पीड की। स्पीड तो विदेशों में बुलेट ट्रेनों की से ज़्यादा है, और कितनी देर में कौन सी गाड़ियाँ छूटती है, कितनी कितनी देर में, सब नेटवर्क पर आधारित है। भारत में तो अभी भी टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा होना ये बहुत चिंता का विषय है। टेक्नोलॉजी को अभी और काम करना होगा, क्योंकि जापान से लेकर अमेरिका, चाइना, हर जगह रेल नेटवर्क हमसे तेज है, फास्ट ट्रेनें हैं और वो समय कम लेती हैं। ब्रजेश जी, कोरोना के बाद से एक समस्या ये आई कि देश में उस समय रेल बंद हो गई, अब धीरे धीरे कल रेल शुरू हुई है चलना। आम आदमी के सामने संकट इस बात का है कि वो यात्रा या तो सड़क मार्ग से करे, जो नए नए हाईवेज बन रहे हैं, या हवाई जहाज से करे, क्योंकि ट्रेनें अब कम हैं। और जो ट्रेनें चल भी रही हैं वंदे भारत जैसी, उनका किराया आप अगर देखेंगे तो किराया कोई मामूली नहीं है। अगर थोड़ा पैसा और जोड़ दिया जाए तो उतने में हवाई जहाज का टिकट आ जाएगा। तो लोग ऐसे में आप देखेंगे कि भीड़ बढ़ रही है हवाई जहाज के एयरपोर्ट पर, सड़कों पर, हाईवेज पर। तो उसके पीछे रेल एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं सीपी राय, आज उन्होंने लिखा है एक लेख। उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेन थी वो गरीब आदमी की सवारी है, लेकिन हमारी आबादी बढ़ रही है, ट्रेनें कम हो गई, ट्रेनें पर्याप्त मात्रा में नहीं चल रही हैं, भीड़ ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो उनकी गिनती करना कठिन हो जाता है। आप देखिए कि ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना कितना कठिन है। यहाँ पर मिश्रा जी बैठे हैं, रेल यूनियन के नेता, वो जानते होंगे। तो आज वंदे भारत चल रही है, वो तेज फास्ट ट्रेनें हैं, लेकिन जन शताब्दी ट्रेनों की भी हालत लोग जानते हैं कि वो जो 500, 400 किलोमीटर की दूरी की ट्रेनें हैं वो 4-4, 5-5 घंटा लेट चलती हैं। ऐसे में अगर क्या लोगों को धकेल कर एयरपोर्ट की ओर भेजा जा रहा है या उनको स्टेट हाईवेज की ओर भेजा जा रहा है जहां भारी टोल चुकाना पड़े, वो गरीब आदमी, आम आदमी के बस की चीज़ नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टेट हाईवे, सड़क पर अगर कोई दुर्घटना होगी तो सरकार कोई मुआवजा या सब्सिडी नहीं देती है। रेल दुर्घटना पर सब्सिडी और मुआवजा देने का प्राविधान है। ये भी एक खर्चीला एक समस्या है सरकार के सामने। तो ये रेल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की हर चीज़ की जिम्मेदारी लेती है, उनकी जान और माल की भी जिम्मेदारी लेती है। हालांकि रेल में जगह जगह ये लिखा होता है कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब उसको बदल कर ये कर देना चाहिए कि यात्रीगण अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं
ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने ये बात कही कि अगर हम माल भाड़े पर ही सारी रेल नेटवर्क चलाएंगे तो क्या खाली रेल माल ढोने के लिए माल गाड़ी बनकर रह जाएगी, मनुष्य गाड़ी नहीं रह पाएगी, या आगे मनुष्य गाड़ी नहीं ढोएगी चलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सहारा है, यातायात का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन अगर हम उसको खदेड़ कर हवाई अड्डे पर और स्टेट हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर भेज देंगे जहां उसको बड़ा बड़ा टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि रेल के सामने परेशानियां आएंगी। बहुत बार चर्चा होती है कि रेल का प्राइवेटीकरण हो जाएगा, धीरे धीरे रेल निजी हाथों में चली जाएगी, उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी। अब इस पर शिव गोपाल जी बैठे हैं, वो प्रकाश डालें कि आने वाले वक्त में जो दूरदर्शी लोग हैं वो बताएं इन आरोपों में, इन बातों में कितनी सच्चाई है। वैसे एक सच्चाई ये सामने आती है ब्रजेश जी कि रेल हादसा होने पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लड़ने पर दिल्ली से भुवनेश्वर का किराया 57,000 रुपया हवाई जहाज का मैंने पहुंच देखा गया। उसको। तो ये क्या है? ये आपदा में ही अवसर है जो हवाई जहाज कंपनियों ने ढूंढ लिया है। ये इस देश की विचित्रता भी आप कहिए, जब हमारे पास एयर इंडिया के जहाज नहीं हैं, जहाज सब प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रेल के नेटवर्क टूटने पर उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे। बहुत सारे गरीब लोग मर गए, लोग भीड़ में अपने परिवार की लाशें ढूंढ रहे थे, बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है, सैकड़ों की संख्या में लाशें पड़ी हैं, फोटो लेके लोग ढूंढ रहे हैं, लाशों में अब बदबू भी आने लगी है, मुर्दाघर अटे पड़े हैं लाशों से। ऐसे हाथ से दिल दहलाते हैं। इस देश के स्वयंसेवकों ने भी बहुत काम किया है, वहाँ पर आरएसएस की संस्थाएं लगी, सामाजिक संस्थाएं लगी, सरकारी तंत्र काम कर रहा है, लेकिन हादसा बहुत बड़ा है। बहरहाल कि जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में होते हैं जो इंसान तो बच जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। ये उसी तरह का हादसा है जिसमें लोग जो बच गए हैं वो जिंदा नहीं है, एक तरह से कहा जाए उनके ऊपर इतना बड़ा असर है। सुनिएगा कि बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलतफहमी में हैं कि कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदा परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो